नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर लेबनान में उसके समर्थित गुटों ने गड़बड़ी बंद नहीं की तो अमेरिका कड़ा और सीधा जवाब देगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ शब्दों में कहा कि ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों को लेकर भी कड़ा रुख अख्तियार किया। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अगर ये रास्ते बाधित किए गए तो अमेरिका कार्रवाई कर सकता है और जरूरत पड़ने पर नियंत्रण भी अपने हाथ में ले सकता है। दूसरी तरफ इसी तनाव के बीच स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता भी हुई है। दोनों देशों के अधिकारी और मध्यस्थ देशों की मौजूदगी में बातचीत हुई है, जिसे तनाव कम करने की कोशिश माना जा रहा है। अमेरिका इस बातचीत को नई शुरुआत का मौका बता रहा है, जबकि ईरान का फोकस लेबनान और क्षेत्रीय हालात पर कहीं ना कहीं नियंत्रण पाना है, तनाव को कम करना है। हालांकि ईरान पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दे चुका है, जिससे दुनिया भर में तेल सप्लाई और व्यापार पर असर पड़ने की चेतावनी या फिर कहे कि चिंता बढ़ गई है। चेतावनी जारी की गई है, चिंता बढ़ गई है। एक तरफ बातचीत की कोशिश चल रही है, दूसरी तरफ बयानबाजी और धमकियों ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया है। अब देखना यह होगा कि ये तनाव बातचीत से खत्म होता है या किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को धमकी, लेबनान में प्रॉक्सी ग्रुप की फंडिंग रोके ईरान। फंडिंग नहीं रोकी तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, हम ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो साफ तौर पर धमकी दी गई है ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है और कहा है कि लेबनान में प्रॉक्सी ग्रुप की फंडिंग रोके ईरान। अगर फंडिंग नहीं रोकी तो परिणाम गंभीर भुगतने होंगे, हम ईरान पर फिर से बड़ा हमला करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया। इससे पहले आपको याद होगा जब फर्स्ट फेज की बातचीत हुई थी, उसके बाद सेकेंड फेज तक आने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा? क्योंकि लगातार बयानबाजी का दौर तेज था, एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश हो रही थी, एक दूसरे पर बयानों के जरिए तीर छोड़े जा रहे थे, साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप किया जा रहा था, नैरेटिव सेट हो रहे थे। अब एक बार जब समझौता हो गया है, लेकिन फिर से ये धमकाने वाला रवैया जो है ये बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि ईरान पर फिर से बड़ा हमला कर देंगे, निश्चित तौर पर ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की धमकी भी सामने आ गई। ईरान ने भी कहा कि हम भी पूरी तरह से तैयार है और चुप नहीं बैठेंगे। बहरहाल मेरे साथ डिस्कशन के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके तारुफ करा देती हूँ। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। मेजर विराट मिश्रा रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर डी.के. गुप्ता है, विदेश मामलों के जानकार। करोड़ी सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले आप भूषण दीवान जी का रुख करते हैं। दीवान जी, समझौता हो गया, एमओयू पर साइन हो गए, लेकिन अब बातचीत जो हुई है और एक बार फिर से वो धमकियां, लग रहा है कि फिर शून्य पे ना पहुंच जाए। जय हिंद मोनिका जी, आपको और मेरे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को, दर्शकों को, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक तरफ साइन हो रही है डील स्विट्जरलैंड में, दूसरी तरफ ये धमकियां ट्रंप की देना, ये बिल्कुल पूरी ये सीज फायर की नैया को डुबोने के चक्कर में है क्या समझने, ये खाली प्रेशर बनाने के चक्कर में, सीज फायर की नैया को डुबोने के चक्कर में नहीं है। क्यों? कि डोमेस्टिक ऑडियंस को और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अभी हम, जैसे पिक्चर थी ना, अभी हम जिंदा हैं, इस टाइप की बातें ये कर रहे हैं। और दुनिया जान रही है कि बेताबी से ईरान से पिंड छुड़ा के भागना चाहते हैं, पर उसको कवर अप करने के लिए ये धमकियां दे रहे हैं। पर ये धमकीबाजी से जो टाइट रोप वॉकिंग जो कर रहे हैं ईरान के साथ, इसमें बड़ा भारी प्रॉब्लम आ जाता है कि कोई ह्यूमन एरर ऑन द ग्राउंड हो जाए, कोई सिरफिरा कमांडर, चाहे अमेरिका हवाले से या IRGC के हवाले से कोई ऐसा मिसाइल दाग दे या कोई ऐसी चीज को बड़ा कर दे, ये मामला बड़ा बन जाएगा और ये जो है पूरी डील सख्ते पड़ सकती है, और उसका चांस काफी कम है। पर मेन तो यही है कि इजराइल और लेबनान का जो प्रॉब्लम है उसमें भी मैं समझता हूं, मेरा आंकलन ऐसा है कि ये छुटपुट बातें इजराइल और लेबनान के बीच चलती रहेंगी, 2 महीने तक चलती रहेंगी, क्योंकि नेतन्याहू की भी गद्दी का सवाल है। अगर वॉर
का एकदम शांत हो जाता है तो नेतन्याहू को अगले कुछ दिनों में गद्दी छोड़नी पड़ेगी। दीवान जी, तो नेतन्याहू तो यहाँ तक अपनी जनता को कह चुके हैं कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूँ तब तक ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा और आप सभी तभी सुरक्षित हैं, तो वो कोशिश तो उन्होंने शुरू कर दी है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मोनिका जी। है, देखिए कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है मोनिका जी, आम जीवन में भी और पॉलिटिक्स में तो बहुत ज्यादा ही होता है। और वो मैं आपको ये बता दूं, मेरी समझ में ये न्यूक्लियर मामले में तो मैं समझता हूं देर सवेर 12 महीने के अंदर अंदर ही ईरान जरूर जरूर न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। क्यों? ईरान को बड़ी त्रासदी हुई है, ईरान को पता है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता 28 फरवरी का हादसा ना होता। और ये आज का भी जो रोज धमकीबाजी कर रहे हैं, ईरान को नीचा दिखा रहे हैं, ये भी ना होता तो ये 1 साल के अंदर तो कर ही लेगा। और चीन भी, नॉर्थ कोरिया भी और रूस भी इनको सपोर्ट करेगा। आपको मालूम है रूसी टेक्नीशियंस तो अभी भी न्यूक्लियर प्लांट जो है ईरान की वहां मौजूद है, काम कर रहे हैं। तो ये एक खतरनाक खेल है और ट्रम्प साहब ये अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए इस टाइप की बयानबाजी 3-4 महीने से करते आ रहे हैं और दुनिया को सख्ती में डाल रहे हैं। बिल्कुल मेजर मिश्रा, और ट्रम्प की इस बयानबाजी का एक इम्पैक्ट ये भी तो आया, जीसी या फिर कहें कि ईरान का भी तो एक धड़ा है जो नहीं चाहता था समझौता हो, जिनका एक कहना था कि समझौता हो रहा है यानी हम झुक रहे, समझौता नहीं होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं वो भी इस बात को स्ट्रांगली पुट इन कर पाएंगे कि हमने तो पहले ही कहा था समझौता मत करो। अब नतीजा अपने सामने देख लो, ट्रम्प आए दिन धमका रहे फिर से। जी मोनिका मैम, देखिए ये बात बिल्कुल सही कही आपने। अमेरिका में भी जैसे धड़े हैं, अपने अपने ओपिनियंस है लोगों के, उसी प्रकार से आईआरजीसी का भी आपने सही कहा कि ये ओपिनियन था कि हम समझौता नहीं करना चाहते। देखिए आईआरजीसी जो है वो वहां पे जो इनकी सैन्य बल है, जो ईरान के सैन्य बल हैं, उनके उनके अलावा एक अलग सा सैन्य बल है जो सीधे रिपोर्ट करता था वहां पे जो सुप्रीम लीडर थे। पर उनके जाने के बाद से आईआरजीसी ने कहीं ना कहीं अपनी जो जड़ें हैं वो और मजबूत करी हैं और साथ में पॉलिटिकली ज्यादा स्ट्रांग भी हुआ है। पर देखने वाली बात यह है कि ये जो शांति का प्रयास चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, इसमें जो ट्रम्प की बयानबाजी है उसने इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं और जटिल बना दिया है। जटिल कैसे बना दिया है? बातचीत जो होनी थी, जिन मुद्दों पे होनी थी, यूरेनियम के एनरिचमेंट की जो डील होनी थी कि भाई वो हम वहां से हटा लेंगे ईरान से अपना जो ये यूरेनियम एनरिच्ड है, उसकी बात छोड़ के सारा भटक गया है मुद्दा। अब बातें इसमें हो गई है कि हम आपके ऊपर दोबारा बॉम्बिंग कर देंगे, आप लेबनान में जो फंडिंग है वो रोक दीजिए। देखिए लेबनान में जो ये हिजबुल्ला की जो फंडिंग हो रही है वो आज से नहीं हो रही है, पिछले 45 साल से। 1982 में जब ये बना था हिजबुल्ला, तब से ईरान उसकी बैकिंग कर रहा है और आज की डेट में हिजबुल्ला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। उनके पास चाहे आप यूएवीज की बात करिए, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस की बात करिए, उनका जो अंडरग्राउंड बंकर्स का नेटवर्क है, जो उन्होंने जो बेका वैली और बाकी साउथ लेबनान में अपने जड़ें मजबूत कर रखी, वो बहुत जबरदस्त है। तो ऐसी स्थिति में ना तो मुझे लगता है कि हिजबुल्ला पीछे हटने वाला है, ना ईरान हटेगा, तो क्योंकि वो उनकी बहुत ही पोटेंट फोर्स है, पीछे से बैकिंग है। और सबसे बड़ी बात कि इजराइल भी जितना उसने हिस्सा कब्जा लिया है वापस से, वो अब छोड़ेगा नहीं साउथ लेबनान में। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा अपने रिसोर्सेस खर्च कर दिए हैं। मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि अब जो मुद्दा होगा वो ये होगा कि हमला ना हो, जो जहां पे है यथास्थिति बनी रहे और लड़ाई आगे ना बढ़े। यूएस की ये जो शांति वार्ता जो चल रही है, इसमें लगातार बयानबाजी पूरे मुद्दे को जटिल बना रही है, खराब कर रही है इस पूरी प्रोसेस को। और इसमें ये कहना कि ईरान ऐसा कर रहा है या यूएस ऐसा कर रहा है, देखिए शांति वार्ता शांति से होनी चाहिए, उसमें बीच में धमकियों से बातचीत नहीं की जा सकती मैम, ये जरूरी है देखने वाली बात। जी बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, अभी तक हम देख रहे थे कि इजराइल को भी धमकाया डोनाल्ड ट्रम्प ने कई दफा कि भाई इजराइल अब अटैक्स ना करे लेबनान पर, क्योंकि बात बिगड़ रही है। इजराइल तो माना नहीं, उल्टा नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अगर अटैक्स हम जारी रखेंगे और हम कितने महत्वपूर्ण है, जब तक मैं पीएम हूं तब तक यहाँ की जनता सुरक्षित है, और तमाम यहूदियों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। अब ये स्थिति आप किस तरीके से देख रहे हैं? इजराइल को धमकाया, इजराइल नहीं माना, अब ईरान को कहने लगे कि यहाँ पर हिजबुल्ला की आप बंद कीजिए फंडिंग, जब हिजबुल्ला की फंडिंग बंद करेंगे तब स्थिति जो है ठीक होगी, नहीं तो हम अटैक कर देंगे। जी मोनिका जी, 2-3 चीजें ध्यान देने वाली हैं कि ट्रंप ने पिछले 3-4 दिन में 2 चीजें कही हैं कि लेबनान जो है दखल न दे। आज का न्यूज है लेबनान दखल न दे। अब देखिए लेबनान के अंदर लगभग 31% शिया हैं जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं, उसमें से 90% ही सपोर्ट करते हैं।
और 37% क्रिश्चियंस हैं, 31% के लगभग आपके सुन्नी है, जो बिल्कुल ही हिजबुल्लाह को पसंद नहीं करते हैं। और लेबनान के राष्ट्रपति बार बार कह चुके हैं कि ईरान हमारे अंदरूनी मामलों में दखल बंद करे, और इसकी वजह से उनको एक जो इजरायली जो अटैक है उसको एक कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट मिला हुआ है वहां पे क्रिश्चियंस का और सुन्नी मुस्लिम्स का, और उसके साथ साथ अमेरिका को भी उसमें एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो हिजबुल्लाह से लेबनान के लोग अपना इजाद चाहते हैं किसी भी तरह से। और मैं कई बार एक लगातार इसको दोहराता रहा हूं कि अमेरिका का पर्पज यहाँ पे ईरान को हराना नहीं है, ईरान को इंगेज करना है। और इंगेज किया 2-3 महीने तक, उसकी इकोनॉमी डमाडोल हो गई। अब फिर से उसने जो जो शर्तें रखी हैं $300 बिलियन का और 24 का, ये सब चीजें टूल्स हैं, कि जब निगोशिएशन के दौरान बातें होंगी तो हम बहुत सारे टर्म कंडीशंस रखेंगे, और उन चीजों पे आप इसको खर्चा कर सकते हो जो कि अमेरिकन इकोनॉमी को हेल्प करेगी। मिडिल ईस्ट के और देश जो है अमेरिका के दोस्त हैं उनको हेल्प करेगी, तभी होगा। जो ईरान मानेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन चलता रहेगा। और ये चीज जो है इजराइल के लिए, देखिए इजराइल को ना सपोर्ट करने से ज्यादा रेटिंग गिरती है ट्रंप की अमेरिका में, बजाय कि ईरान को धमकी देने से। इसलिए इजराइल को नहीं छोड़ सकता अमेरिका। वहां पे राष्ट्रपति हार जाते हैं चुनाव अगर इजराइल की बुराई करते हैं तो। कमला हैरिस पिछली बार 5 दिन के अंदर उनकी रेटिंग इतनी खराब हो गई थी क्योंकि उन्होंने इजराइल की तारीफ कर दी थी। तो जो डेमोक्रेट्स जो इजराइल को पसंद नहीं करते हैं उन्होंने उसके खिलाफ नोट दिया, और सेफोलॉजी में 4% वोट अगर आगे पीछे हो गया, सरकार गिर जाती है कम से कम 50-100 सीटों से। यही चीज है। तो इजराइल को वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो क्रिश्चियनिटी है, यहूदी है, वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लॉबी भी है, फंडिंग भी है, और मोरीबर वो लोग पसंद करते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर कि ईरान ही एक हमारा इंटरफेस है। तो सब मिला जुला के यहाँ पे अमेरिका का काम है कि ईरान को इंगेज किए रखना, चाहे बातचीत के थ्रू चाहे किसी भी थ्रू, उसको इंगेज रखना है, वो कहीं पर भी रिग्रुप ना कर पाए। ये ब्रॉडर सेंस है अमेरिका का। और उसके साथ साथ जैसे मामला यहाँ ठंडा होगा, उसके बाद कहीं दूसरे एरिया में जहां पे कि हेजेमोनी अंग्रेजी में बोलते हैं, हमारे यहाँ धाक बोलते हैं, धाक जमाने के लिए कहीं और एरिया में वो अपना दखल देगा। तो अमेरिका की इकोनॉमी ऐसी है, 4 उसके इस समय इंटरफेस है। एक तो अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करनी है। देखिए चाइना को AI ट्रांसफर नहीं कर रहा, भारत का तभी समझौता हुआ था कि उसमें से बोला है कि पार्लियामेंट से आपको, कांग्रेस से सपोर्ट अप्रूवल लेने के बाद ही टेक्नोलॉजी भारत को चाइना को दे सकते हैं। तो एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दुनिया को नहीं करना ताकि अमेरिका की सुप्रीमेसी बनी रहे। दूसरी बात है कि दुनिया में और जगह जगह फ्रंट खोलना ताकि उसका हथियार बिकता रहे। मिडिल ईस्ट को ऑलवेज इंगेज कर रखना, कभी बंद करेंगे हॉर्मुज, कभी नहीं बंद करेंगे, ताकि तेल की खपत कम हो तो उनका तेल बिकेगा। और ये सारी चीजें जो है अमेरिका को सूट करती हैं। तो इसकी वजह से अगर हम देखें, अगर पिछले 2 से 3 महीने 4 महीने का डाटा, अमेरिका ने आर्थिक पैमाने के हर चीज पर, एक्सेप्ट इन्फ्लेशन 4.2 हो गया है, हर चीज पर वो आगे गया है, और उसका तो ट्रेड बैलेंस तो 5 साल का कम मिनिमम स्तर पे आ गया है। तो अमेरिकन की जो सोच है कि ईरान को चुपचाप इंगेज किए रखो, कुछ है नहीं इनके पास, न्यूक्लियर वगैरह है नहीं, मैं जो समझ पा रहा हूँ, ठीक है नहीं, बस इनको इंगेज करो उसी नाम पे। जी ठीक है। सिंह साहब, होर्मुज की स्थिति आपको क्या नजर आती है? क्योंकि अभी भी होर्मुज के नाम पर धमकाना बंद नहीं हुआ। ईरान ने कहा, हालांकि जेनी इवेंट्स ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, होर्मुज की स्थिति एकदम क्लियर है। अभी होर्मुज की क्या स्थिति नजर आ रही है, और क्या ऐसे संयोग बन सकते हैं कि होर्मुज में एक बार फिर से यथास्थिति बन जाए, वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाए? देखिए मोनिका जी, होर्मुज की जो स्थिति है ईरान ने फिर से बंद किया है, वो लेबनान से कनेक्टेड है। ईरान का ये कहना है कि इजराइल US बार बार सीज फायर का वहाँ उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का ये कहना है कि ईरान हिजबुल्लाह को कंट्रोल करे, हिजबुल्लाह सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। एक अच्छी बात यह है कि एक डी कॉन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म को लेके कुछ सहमति बनी, बता रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कल की बातचीत में लेबनान को लेके इस तरह की सहमति बनी है दोनों पार्टीज में। तो हो सकता है कि वो डी कॉन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म है वो लेबनान में सीज फायर को इंश्योर करे, और जब सीज फायर इंश्योर होगा तो होर्मुज की वो स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन ट्रंप साहब जिस तरह की प्रोवोकेटिव बयान देते हैं, मुझे लगता है कि अमेरिका की जो साइके है उसमें 2 चीजें हैं। एक तो अमेरिका की इकोनॉमी कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा मजबूत हुई है, इवन वर्ल्ड वार में भी अमेरिका की GDP बढ़ती रही। नॉर्मली जब कोई देश वार में होता है तो उसकी इकोनॉमी डाउन होती है। तो एक तो अमेरिका का अबाइडिंग फेथ कॉन्फ्लिक्ट में है, इसलिए जगह जगह फेथ कॉन्फ्लिक्ट
ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए। दूसरा ये है कि अमेरिका अपने को सेल्फ डिक्लेयर्ड एक गार्जियन मानता है दुनिया का, और वो भी किसके बेसिस पे? मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड गार्जियन बनना चाहते हैं तो आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है दुनिया के प्रति। अमेरिका वो नहीं निभा पा रहा है, और निभा ही नहीं पा रहा है। दुनिया में किस तरीके से उन्होंने रिजीम चेंज किए, वर्ल्ड वार के टाइम में ही उन्होंने ऑपरेशन अनथिंकेबल ब्रिटेन के साथ शुरू कर दिया, फिर ऑपरेशन मोकिंग बर्ड के द्वारा जगह जगह उन्होंने सरकारें बदली हैं। तो अगर आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड गार्जियन बनना चाहते हैं तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। ये तो अमेरिका एज ए नेशन हुआ। अब ट्रंप साहब जिस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं कि मैं होर्मुज पे टोल लगाऊंगा, तो इस तरीके से वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, वो उनको नहीं देना चाहिए। एक अच्छी स्थिति यह है कि अमेरिकन कांग्रेस में एक बाईपार्टीजन कंसेंसस बनी है कि वो 14 पॉइंट का अभी कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें अभी ट्रंप की जो द आर्ट ऑफ द डील है उसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ये कैसे आगे बढ़ते हैं, ये वो देखना चाहते हैं। तो अमेरिकन कांग्रेस अब लगभग स्टैंड स्टिल पे है, ट्रंप की आलोचना नहीं कर रहे हैं कि वो आगे अगर समझौता करते हैं तो ठीक है, लेकिन डील किस तरीके से होता है ये अभी देखना है। कल ये भी एक रिपोर्ट आई है कि कुछ सहमति बनी है कि इन 14 पॉइंट पे हम आगे बढ़ेंगे, आगे के लिए तैयारी करेंगे हर बिंदु वाइज। तो पहला बिंदु तो लेबनान का ही है, दूसरा है ईरान की संप्रभुता, स्वतंत्रता को एक्सेप्ट करना, अखंडता को वो भी मानने के लिए सिंह साहब, एक अपडेट जरा दर्शकों को बताते चले, आपके पास लौट रही हूं। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की तरफ से पलटवार सामने आया। ईरान की तरफ से पलटवार, हम अमेरिका की धमकियों से नहीं डरते, ईरान द्वारा कहा गया है। हमारी सेनाएं जवाब देने के लिए तैयार, ईरान ने कहा। ट्रंप को बयानों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों में सावधानी बरते, ये ईरान द्वारा कहा गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से धमकाया है उस पर पलटवार ईरान का आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जरा अपने स्टेटमेंट्स में, अपने बयानों में सावधानी बरतें, ऐसे कुछ भी ना कहें। ये साफ तौर पर ईरान की तरफ से कहा गया। दीवान जी, ईरान की तरफ से ये पलटवार, और इसी पर तो लगातार हम बात कर भी रहे हैं कि अमेरिका को, स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप को, अपने स्टेटमेंट्स को बहुत ही सोच समझ कर देने की दरकार है, जो कि वो नहीं दे रहे हैं। यानी कि मुमकिन है अभी भी ये जो 60 दिनों की बातचीत है ये बीच में बिगड़ जाए, क्योंकि अगर इस तरह की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट वो देते रहेंगे तो क्या पता कल फिर वो स्थिति उत्पन्न हो जाए। देखिए मोनिका जी, इस टाइप का खतरा 15-20% से ज्यादा नहीं है। क्यों? अमेरिका भी चाहता है मूजबानी, जमा खर्च और बयानबाजी तो दोनों तरफ से होती रहे, पर ये बड़ा क्लियर कट है। अमेरिका तो चाहता है पिन छुड़ा के भागना, और भागते भागते कम से कम जोर जोर से चिल्लाना कि हम जीत गए, हम सिर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये इतना ही है। और ईरान भी चाहता है कि ये चीज रुक जाए मेरी समझ में। इसलिए ये 15-20% चांस है कि ट्रंप की बयानबाजी नई तो है नहीं, 4 महीने से 6 महीने से दुनिया भर में कह रहे हैं, तो उसको ज्यादा सीरियसली नहीं गिरा जाएगा। उस बयानबाजी की वजह से कई बार बातचीत भी तो टली ना। आप देखिए ना, पहले फेज की बातचीत कब हुई थी और उसके बाद वो सेकेंड फेज की बातचीत के लिए हमने कितनी दफा बातचीत कर ली, वो बातचीत नहीं हुई। बहुत अच्छा बोला आपने। पर आप ये भी देखें मोनिका जी, ट्रंप साहब बयानबाजी कर रहे हैं कि हम ईरान को तबाह कर देंगे। अरे भाई, आज तक तो तुमने किया ना, अपना दमखम दिखाया तुमने ग्राउंड फोर्स से उतारी नहीं, ना तुम उतार सकते हो, तुम्हारे बस में है नहीं, तो तुम अभी क्या करोगे? हवाई फायर से क्या होगा? ईरान भी जानता है, दुनिया भी जानती है, इसलिए ऐसा होगा नहीं। और दूसरी बात, और दोनों चाहते हैं बात आगे बढ़े। ट्रंप एक और चीज खेल रहे हैं जो अपने रिस्पेक्टेड फॉरेन एक्सपर्ट साहब ने भी कहा कि ईरान, ट्रंप अपने आप को, यूएस से अपने आप को कहता है हम गार्डियन एंजल है। गार्डियन एंजल टैक्स लगाना चाहता है। जो पहले ईरान कहता था हम होर्मुज अगर हम कंट्रोल रखेंगे $2 मिलियन हम लेंगे हर टैंकर से, अब वो ट्रंप मुझे लगता है ये भी ले सकता है, ताकि अपने आवाम को कह सके कि देखिए हम तो इसे कमाई कर रहे हैं, हमारा नुकसान नहीं हुआ है, 30-40 बिलियन डॉलर का नुकसान, हम अर्निंग कर रहे हैं, हमारा वर्चस्व बढ़ गया है जी। और देखिए एक छोटी सी लास्ट पॉइंट, ये चीन जो 10 साल पहले, चीन और अमेरिका का मिलिट्री बैलेंस देखें, कंपैरेटिव मिलिट्री पावर देखें, तो अमेरिका 75% में था और चीन 25 में था। आज की डेट में चीन मजबूती पकड़ता जा रहा है,
आज की डेट में रिसर्च रिपोर्ट कहती है यूएस से 55% है और जो चाइना है 45% है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये चीजें बढ़ रही हैं और चीन नहीं चाहेगा, चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा ये युद्ध रुक जाए, ताकि चीन को एक फ्री हैंड मिले साउथ चाइना सी में फिलीपींस को और ताइवान को और दुनिया भर को तंग करने में। जी। तो ये भी आप एंगल है, पर फिर भी 70-80% और कई फैक्टर्स हैं ये, और ये नेतन्याहू का तो फैक्टर है, लेबनान वाला फैक्टर है। फिर भी मेरे को लगता है 2 महीने तक ये सीज फायर शायद परवान चढ़ जाए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इतना खर्चा अमेरिका कर रहा है और क्रिटिसिज्म हो रही है उनकी वहां पे अमेरिका में। बिल्कुल। ईरानी विदेश मंत्री अरागची का एक स्टेटमेंट जरा दर्शकों को बताते चले। सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई, अरागची द्वारा कहा गया हर कदम ईरान के सम्मान से जुड़ा है। जनता के सम्मान की रक्षा हमारी प्राथमिकता, अरागची की तरफ से कहा गया है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची का ये स्टेटमेंट, सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई है, हर कदम ईरान के सम्मान से जुड़ा है, जनता के सम्मान की रक्षा हमारी प्रायोरिटी है। मेजर विराट, चूंकि ईरान में वो 2 धड़े जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, ये स्टेटमेंट उनके लिए ताकि लोग ये समझ पाए कि अगर हम समझौता भी कर रहे हैं तो हम अपनी इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। हर हाल में चाहे हम समझौता करें या हम जंग लड़ें, दोनों ही सूरतों में हमारे लिए हमारी जनता सर्वोपरि है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कहीं भी। बिल्कुल ठीक कहा मैम। देखिए, कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात होती है पूरे राष्ट्र की, और राष्ट्र के हित में अगर आप कमजोर दिखते हैं कि आप अपना ओपिनियन भी वॉइस नहीं करते, अपनी बात ठीक से नहीं कह पाते, तो आपके ही जो सिटीजन्स हैं, आपके ही जो नागरिक हैं, वो कहीं ना कहीं नाराजगी की बात है। तो ये देखिए, एक ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है एक तरीके से, कि दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ईरान एक तरफ ये कह रहा है कि हम आपसे डरने वाले नहीं, यूएस कह रहा है कि हम आपके ऊपर वापस से हमला करेंगे। पर इसमें देखने वाली बात यह है कि रविवार को जो बातचीत हुई उसके बाद एक फोटो ऑप भी होना था, जिसमें इन लोग को हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचवानी थी, वो सारी चीजें नहीं हुई। और जो ईरानियंस थे, जो ईरानी लोग थे जो इस डेलीगेशन में थे, उन्होंने मना कर दिया ये फोटो ऑपरेशन कि हम नहीं खिंचवाएंगे फोटो। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो मूलभूत राय में अंतर है दोनों देशों की, जो जिन मुद्दों पे बातचीत होनी है, चाहे वो हॉर्मुज है, चाहे वो हिजबुल्लाह है या एनरिच्ड यूरेनियम है, उस पे बात ये कितनी आगे बढ़ा पाते हैं, ये बहुत डिपेंड करेगा अगले 60 दिनों में। इसका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आएगा, जो बातचीत चल रही है। और जहां तक मेरा मानना है ये है कि हिजबुल्लाह के ऊपर जो सरपरस्ती है, जो हाथ रखा हुआ है आईआरजीसी ने और ईरान ने, वो अपने हाथ वापस नहीं लेगा, क्योंकि उनका वो पाला हुआ बच्चा है, वो अपने हाथ वापस नहीं खींचेगा। और जितनी बात, जैसे कि अभी दूसरे पैनलिस्ट भी ये बता रहे थे कि जो इजरायली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो इजरायली लॉबी है अमेरिका में, वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये बहुत मूलभूत बातों में अंतर है, इनकी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ये बहुत स्ट्रांग है। तो अब ये किस तरीके से बैठक आगे बढ़ती है और ये 60 दिन का किस तरीके से ये जो सीज फायर और शांति की बात चल रही है किस तरीके से आगे बढ़ती है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से पॉस्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये मैसेज कहीं ना कहीं जा रहा है कि बातचीत सही नहीं चल रही, और एक माहौल बनाना पड़ता है, वो माहौल ही नहीं बन पा रहा है सही से बात करने का। आप हर समय धमकी दे देते हैं, हर बात को बढ़ा देते हैं, और देखिए बार बार ये कहना कि हम आपके ऊपर वापस से हमला करेंगे, जब बातचीत चल रही है, ये ठीक संदेश नहीं देता पूरी दुनिया में। और जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, मुझे नहीं लगता कि ईरान इससे अग्री करेगा कि आप भाई पूरा उसको स्ट्रिप कर दीजिए, उसके पास कोई हथियार ना हो, उसको डिसबैंड कर दिया जाए। ऐसा मेरा ओपिनियन नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। जहां तक बात फंडिंग की है हिजबुल्लाह की, वो लगातार मेरे हिसाब से जारी रहेगी। भले ही ईरान की अभी खुद की स्थिति ठीक नहीं, पर देखिए हिजबुल्लाह एक ऐसा हथियार है ईरान के पास जिससे वो पूरे मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करता रहा है। तो क्या वो अपने पाले हुए सबसे शक्तिशाली बच्चे के पास से वो हथियार, वो सामान, वो रिसोर्सेज खींच लेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता मैडम जी। बिल्कुल, वो उसके अस्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी है। बहरहाल इस बीच वार्ता के बीच ईरान के वार्ताकार का एक स्टेटमेंट भी जरा दर्शकों को बताते चले। अमेरिकी धमकियों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, धमकियों का कोई असर नहीं हुआ है, गालिबाफ का कहना है। जो कहना है कह दें, कार्रवाई हम करेंगे, गालिबाफ ने कहा। जरूरत पड़ने पर अलग तरीके से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, यह भी गालिबाफ की तरफ से कहा गया। जो कहना है कहते रहे, कार्रवाई हम करेंगे, ये गालिबाफ ने कहा है। डॉक्टर गुप्ता, जो कहना है वो कहते रहे, क्या वाकई में ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स दुनिया भर के लिए दिए जा रहे हैं और ये अंडरस्टूड है ईरान और अमेरिका के लिए कि इस बातचीत का इम्पैक्ट जो है
या इन धमकियों का जो इम्पैक्ट है वो बातचीत पर नहीं पड़ना चाहिए, बातचीत सकारात्मक तरीके से चलनी चाहिए? देखिए मोनिका जी, अगर गालिबाफ की बात करें और उनके जो राष्ट्रपति हैं उनकी बात करें या विदेश मंत्री जो है उनकी बात करें ईरान के, ये 3-4 लीडर ऐसे हैं जो अमेरिका की जो रणनीति है उसको सफल बना रहे हैं ईरान में। इस बात को अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स या अभी अल जजीरा में मैं पढ़ा कि यही लोग बचाए गए और यही लोग इसीलिए आईआरजीसी से जरा सा खटपट रहती है हमेशा विदेश मंत्री की, क्योंकि कोई भी लीडरशिप दुनिया के जब हेजमोनी क्रिएट करना चाहती है तो 2-4 लीडर को वो अपने पसंद का रखती है। जैसे कि वेनेजुएला में था, वेनेजुएला में भी उसने 4-5 लीडरशिप को अमेरिका अपने सपोर्ट में रखा था। तो ये बोलना तो है ठीक, अपने ऑडियंस को सुनाना है, लेकिन गालिबाफ का सुनिए, 28 फरवरी के बाद इनका नाम लोगों ने दुनिया में सुना। तो ये लोग ऐसे हैं जो कि अमेरिका की जो है चीजों को वहां सेटल करेंगे और अमेरिका इसी ताक में। देखिए मैं शुरू में जब युद्ध नहीं हुआ था तो बार बार बोलता था कि अमेरिकन जो थ्योरी इसमें चल रही है वार की नहीं चल रही, क्योंकि सीरिया से, लिबिया से, इराक से, अफगानिस्तान से, सब सर जगह अमेरिका की नीतियों पे चलेंगे या फिर इसको इस दृष्टि से देखें कि वो चाहते हैं कि युद्ध ना हो और बातचीत हो, शांति व्यवस्था कायम रहे, नुकसान ना हो? यही वो चाहते हैं कि बिना पैसे में ज्यादा फायदा कैसे हो जाए। इसको ट्रिपल ई बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस एंड तो उसमें क्या होता है कि चाहते नहीं थे, लेकिन इन्होंने 30 से 40 बिलियन डॉलर खर्चा करके ईरान को 2 बार मतलब इन्होंने हम कहें तो एक प्रकार से उनके 15-16 हजार अटैक करके उनकी इकोनॉमी को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने डिवास्ट कर, मतलब वो एक सेफर साइड रहना चाहते हैं कि ईरान तुम 10-15 साल के लिए आराम करो, अब समझौता करो। अब उनका एक ही है कि हम कम से कम कॉन्फ्रोंटेशन में पड़े ताकि दुनिया के और मसलों पर ध्यान दें। चाइना वगैरह हमेशा यही चाहते हैं, रसिया हमेशा चाहता है, या जो अमेरिकन विरोधी है वो हमेशा चाहते हैं कि अमेरिका एंगेज रहे। दुनिया में कोई भी देश अगर एंगेज रहेगा तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन इन्होंने 4 हथियार अपना जो है, क्रूड ऑयल, टैरिफ, ट्रांसफर्सी और टैरिफ को, देखिए टैरिफ से इसको अमेरिका को क्योंकि $70 बिलियन का कस्टम ड्यूटी आती थी हर साल पिछले 20 सालों से, लेकिन टैरिफ का हथियार लगा के इन्होंने 280 से 300 बिलियन डॉलर हर महीना कमा रहे हैं, हर साल कमा रहे हैं। तो ये सब कमाई का जरूर, उसमें से उसने 10% खर्चा कर दिया ईरान पर। तो अमेरिका का जो थिंक टैंक बैठा हुआ है वो देख रहा है कि दुनिया क्या कहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कहां पे फायदा होगा, और यही नीति पर वो चल रहे हैं। वहीं पे वो चाइना को एंगेज कर रहे हैं, कहीं G2 करके चाइना के साथ जो दोस्ती मिला रहे हैं। और चाइना के आप एक चीज माइनॉरिटी देखेंगे, चाइना का जो ट्रेड बैलेंस था अमेरिका के साथ $100 बिलियन माइनस चला गया है। मतलब अमेरिका इतना स्मार्ट है कि चाइना को भी $100 बिलियन माइनस करना था, उसका जो व्यापार घटा $300 बिलियन था वो 200 हो गया है। तो ये हर देशों के साथ उन्होंने अपना ट्रेड बैलेंस को सुधारा है। यही एक जो मांगा का था कि हमको अपना उसको फिर से ग्रेड बनाना है। और उस ग्रेड बनाने में जैसे कभी ब्रिटिश करते थे, कभी पुर्तगीज करते थे, दुनिया गालियां देती थी कि क्या कर रहे हैं, सब जबरदस्ती कर रहे हैं। 53 देशों पे इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा। सेम पाथ पे अमेरिका चल रहा है कि जहां मौका मिले अपना करो, और वहां से चाइना के जो है दखलंदाजी को हटाए, जैसे पाकिस्तान हो गया, वेनेजुएला होगा, क्यूबा हो गया, जहां जहां चाइना अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मैं बता दूं BRI के अंदर पिछले 2 साल से, मतलब मैं कहूं तो 10,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ चाइना, मतलब एक प्रकार से BRI को अवरुद्ध कर दिया BLA के थ्रू अमेरिका ने। तो बड़े एक थिंक टैंक के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। वो किसको पसंद आता है, किसको नहीं पसंद है, लेकिन वक्त की थोड़ी लिमिटेशन है। बातचीत पर ईरानी मीडिया का दावा जरा दर्शकों को बताते चले। स्विट्जरलैंड में US ईरान वार्ता पर ब्रेक लगा है। ट्रंप की धमकी के बाद बात बिगड़ी है ईरानी मीडिया में, इस तरह की खबरें। धमकी के बाद मीटिंग हॉल से बाहर निकला ईरान। ट्रंप ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान द्वारा कहा गया है फ्रीज फंड, तेल निर्यात मुद्दा सुलझे बिना बात आगे नहीं होगी। सिंह साहब, क्या जो बातचीत स्विस में होनी थी उसमें यही मुख्य मसले थे, जिसमें फ्रीज फंड की बात है, तेल एक्सपोर्ट के मसले हैं, जो कि जिन पर बात नहीं हो पाई, सुलझे नहीं है, इसलिए ईरान वहां से असंतुष्ट होकर बाहर निकल आया? ये मैं ईरानी मीडिया के हवाले से खबर पूछ रही हूँ जी। देखिए मोनिका जी, ऐसा है, 2 तरह की समस्याएं हैं। एक तो युद्ध से उत्पन्न हुई समस्याएं हैं, उनमें होर्मुज है, लेबनान के सीज फायर है, ये समस्याएं युद्ध से उत्पन्न हुई हैं। युद्ध के कारण अलग हैं। अभी तक जो बातचीत हुई है कल, वो केवल इन जो युद्ध से उत्पन्न हुई समस्याएं हैं, होर्मुज को लेके और लेबनान को लेके। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक डीकॉन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म पे सहमति बन गई है। ये भी सहमति बन गई है कि हम 60 दिन तक बातचीत करेंगे, बाकी मुद्दे बाद में लेंगे। तो अभी जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पे बातचीत ही शुरू नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि ईरान इमीडिएटली बॉयकॉट करेगा,
क्योंकि ईरान का कंसिस्टेंट स्टैंड है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इवन बिफोर द वार भी उनका यही स्टैंड था, अगर कोई वार लड़ना चाहता है हम वार के लिए तैयार हैं, नेगोशिएशन करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, बातचीत के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान एकदम से वॉकआउट इस तरीके से करेगा, क्योंकि जब डी कॉन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म पे सहमति बन गई है तो अभी तो बातचीत चलेगी। यानी हाँ, आपके हिसाब लंबे से समय ये तक चलना बातचीत जो हुई है स्विट्जरलैंड में, ये फेल नहीं हुई है, या फिर यूं कहे कि इसमें ब्रेक नहीं लगा, ये सफल रही है? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बातचीत एकदम से ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होगी तो पूरा जो 14 पॉइंट का समझौता हुआ है वो पूरा ही ब्रेक होगा। ईरान इमीडिएटली ये नहीं चाहेगा कि जो एमओयू है वो एकदम से ब्रेक हो जाए और फिर से वार की सिचुएशन बने, और अमेरिका भी ये नहीं चाहेगा, दोनों नहीं चाहेगा। और जो मीडिएटर हैं वो अपनी तरफ से अच्छे एफर्ट्स करें कि उनकी टॉप लीडरशिप वहां है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि एकदम से ब्रेक लगेगा। अभी अभी ब्रेक तो लगेगा, मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से सफल होगी। ईरान बहुत सी चीजों पे सहमत नहीं होगा, जैसे न्यूक्लियर का मुद्दा है, मिसाइल का मुद्दा है, तो बहुत से मुद्दे आएंगे। तो आगे हो सकता है कि ब्रेक हो, लेकिन अभी कुछ समय के लिए बातचीत चलेगी और हर मुद्दे पे अलग अलग बातचीत होगी। लेकिन फाइनल मुझे नहीं लगता कि कोई पीस अकॉर्ड हो जाएगा जिससे हम ये कहेंगे कि हमेशा के लिए इस क्षेत्र में शांति हो गई है, स्टेबिलिटी हो गई है। और वो इसलिए नहीं होगी कि अमेरिका का जो फाइनल गोल है वो यह है कि इजराइल की सुप्रीमेसी इस क्षेत्र में स्टेब्लिश करना है और इजराइल को जूनियर पार्टनर रखना है, और ग्लोबल लेवल पे अमेरिका खुद की सुप्रीमेसी चाहता है, जो दोनों ही संभव नहीं है आज की स्थिति में। अंतरराष्ट्रीय राजनीति जिस तरह की है, तो जो फाइनल गोल है वो तो पूरा नहीं होगा, लेकिन बातचीत में हो सकता है कि कुछ और आगे बढ़े, और हो सकता है जुलाई तक उसमें ब्रेक लगे। अभी तो ये तो देखे ही चाहते हैं बातचीत में, तो जो अभी बातचीत हो रही है वो केवल युद्ध से उत्पन्न हुई समस्याओं को लेकर हो रही है। और मुझे लगता है कि अभी बातचीत चलेगी, एकदम से ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, और मोनिका जी दीवान जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये नजर आता है कि भाई जो बातचीत हो रही है तो युद्ध बंद होना चाहिए, पूर्णतः बंद होना चाहिए, लेकिन लेबनान में जो स्थिति बनी हुई है इसे लेकर आपका क्या नजरिया है? क्योंकि नहीं बंद करेगा ईरान, प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना, लॉजिस्टिक्स देना, फंडिंग देना, वो नहीं बंद करेगा। अब ऐसे में क्या होगा इस पूरे सिनारियो में? क्या लेबनान में लगातार इजराइल अटैक करता रहेगा? अगर वो करता रहेगा तो फिर इस पॉइंटर का क्या कि सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति होनी चाहिए, रिटालिएशन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए? ये बड़ा सटल पॉइंट है और बड़ा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप रेज कर रही हैं। पर इसके बारे में मेरा आकलन ऐसा है मोनिका जी, क्योंकि ट्रंप के ऊपर बड़ा भारी प्रेशर है कि इस युद्ध को रोके, कम से कम 2-3 महीने तक तो रोके, तब तक इलेक्शन वाली बात बनेगी। वो तो नवंबर में वैसे है, तो उसकी ट्रंप की रेटिंग बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो इन किन प्रकारें इस इजराइल लेबनान की टक्कर को कम करना चाहेगा, और कम कराने में मैं समझता हूं इजराइल ज्यादा पहल कर रहा है, इजराइल की जिम्मेवारी ज्यादा है। ईरान तो जवाबी कार्रवाई में लेबनान को सपोर्ट कर रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि लेबनान अपना आप इजराइल के हवाले से, इजराइल के बहकावे से अटैक कर रहा है। पहल किसकी है? इजराइल की। और अभी भी लेबनान रुक, जितना इन्होंने टेरिटरी कैप्चर की है इजराइल ने लेबनान में, वो तो छोड़ेंगे नहीं, पर ऊपर से फर्दर अटैक बना रहे हैं, वो कम हो जाएंगे। मैं एक बात कहता हूँ, बिजनेसमैन है ट्रंप साहब, है ना, ट्रंप साहब बिजनेसमैन है। वो कहते हैं ना, बिजनेसमैन पैसा। हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट साहब, डॉक्टर साहब ने कहा, गुप्ता साहब ने, कि पैसा बना रहा है वो अमेरिका। वो सेठ था कि चमड़ी जाए तो दमड़ी ना जाए। कितनी साख गिर गई अमेरिका की पूरी दुनिया में। भाई बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई काक की, राख की। तो ये उनकी मुट्ठी खुल गई है कि ईरान जैसे देश से इनके छक्के छुड़ा दिए हैं। कुछ भी कह ले, भागे भागे फिर रहे हैं पिन छुड़ाने को। पैसा तो बड़ा कमाया होगा इन्होंने। हमारी कंट्री जो होती है, अमेरिका जैसी कंट्री, पैसे के बाद आदमी को यश चाहिए होता है। यश का तो देख लिया आपने, अपयश, हर एक को गाली देना, पेपर टाइगर, दोस्तों को अनॉय कर देना। और कल आप देखा G7 में अभी कैसी छलांगे मार रहे हैं। मीटिंग में सब लोग बैठे हुए हैं, आई एम द किंग। क्या ये तो मामूली हरकतें हैं। जीसस क्राइस्ट से खुद का कंपैरिजन कर रहा है, जो इंसान खुद को गॉड बता रहा है, फिर उसके बाद चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। अभी ये क्या, जो 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, $25 बिलियन
$10 बिलियन भी ले लेगा इन बातों से, ओछी बातों से, अमेरिका का रुतबा बढ़ जाएगा। तो रुतबा बढ़ जाता है तो वो इटसेल्फ पावर होती है भाई। पैसा ना भी हो, रुतबा बढ़ जाए तो दुनिया आपकी बात मानती है। आप क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आता है कि पैसे के ऊपर जा रहा है क्योंकि अमेरिकन बिजनेसमैन है। खैर वापस आते हैं इस पॉइंट पे, मेरी समझ में 2-3 महीने तो ये चलेगा, सीज फायर चलेगा, क्योंकि चाहे कितनी धमकीबाजी कर दे ट्रम्प, वास्तव में अमेरिका वॉर को अभी बढ़ाना नहीं चाहता है। और इसीलिए हाँ, वो तो कहा जा रहा है ना वॉर से पैसे कमा रहा है, तो बढ़ाओ भाई वॉर। स्विट्जरलैंड क्यों गए हो तुम गुरुदेव? और तुम देख लेना मोनिका जी, ये स्विट्जरलैंड गए जो मारामारी हो रही है, फिर भी 2-3 महीने तो अमेरिका चलाएगा इसको, सीज फायर को। और एक प्रॉब्लम और भी है, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट ने ये भी कहा कि ईरान इजराइल को सपोर्ट करना बंद कर दे अमेरिका, तो उसकी अमेरिका की साख, ट्रम्प की साख अपने देश में गिर जाती है, क्योंकि इजराइल बड़ा स्ट्रॉन्ग उनके लिए मुद्दा है अमेरिका में। पर उसको भी देखते हुए इजराइल लेबनान की टेंशन को कम कराने में ट्रम्प जरूर काम करेगा, क्योंकि मेरी समझ में वो चाहता है काम की चीज रुक जाए, चाहे कितने पैसे बना रहे हैं, चाहे कितनी इज्जत या बेइज्जती हो रही है। मोनिका जी, मेजर विराट बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है भाई। नेतन्याहू के लिए जरूरी है कि युद्ध चलता रहे। लेबनान के राष्ट्रपति कह रहे हैं ईरान अपने काम से काम रखे, हस्तक्षेप ना करे। अमेरिका के पास ये बड़ी चुनौती है कि वो यहूदियों का या फिर कहे कि इजराइल का समर्थन उससे करना है। ईरान प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद नहीं कर सकता। ये जो पूरी खिचड़ी पकी हुई है और नई है निश्चित तौर पर, लेकिन इस समझौते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे? देखिए मैम, निष्कर्ष निकले तो ये बहुत अच्छी बात होगी। दिक्कत की बात ये है कि जो डिस्कशन, जो पॉइंट्स हैं डिस्कशन के, वो बहुत ही मूलभूत डिफरेंस है उसमें। बुनियादी तौर पे बहुत ज्यादा अलगाव है उन बातों पे कि कैसे। आप देखिए यूरेनियम एनरिच्ड जो इनके पास रखा हुआ है लगभग 400 किलो, जो 60% तक एनरिच्ड कर लिया है ईरान ने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी भी हाल में अमेरिका अलाउ नहीं करेगा कि ये इसको 60 से 90% बनाए या इसका न्यूक्लियर वेपन बना पाए। इस पे किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ेगी पता नहीं। दूसरी चीज, हॉर्मुज खुला था, वापस से IRGC ने ये टेलीवाइज्ड इंटरव्यू में कहा कि हम इसको वापस से बंद कर रहे हैं। ये अपने आप में एक परेशानी थी। आपने कहा कि हिजबुल्लाह को रोका जाए, ईरान से लगातार ये कह रहा है अमेरिका की हिजबुल्लाह को रोका जाए, उसकी फंडिंग बंद करी जाए। ये बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए आपने आधी शताब्दी यानी लगभग 50 वर्षों से आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को पल्लवित किया है, पोषित किया है। 50 साल लगभग हो रहे हैं, 45 साल एग्जैक्टली। तो ऐसी स्थिति में क्या ईरान अपने सबसे ताकतवर जो उसका हथियार है उसको क्या वो छोड़ देगा? हिजबुल्लाह उसका हथियार, उसका दाहिना हाथ है। और ईरान जानता है कि उसे हथियार की कितनी जरूरत है, उसके अस्तित्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहरहाल वक्त मेरे पास इतना था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। समझौता हो गया, MOU पर साइन हो गए हैं, बातचीत भी हो रही है, लेकिन क्या ये बातचीत चलेगी? क्या समझौता जमीनी स्तर पर उतरेगा? क्यों जो फंसे हुए पेच है वो सुलझ पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और धमकियों का क्या? लगातार अमेरिका धमकी दे रहा है ईरान को, ईरान भी पलटवार कर रहा है, कह रहा अगर युद्ध होगा तो देख लेंगे। लेकिन क्या युद्ध होगा या फिर शांति बहाल रहेगी? इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हमारी भी है और आपकी भी है। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए इंडिया टीवी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।